हेलो एवरीवन, आज का चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मॉडर्न फिजिक्स का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। नाम को ये चैप्टर रखा गया है, उसकी क्लैरिटी नहीं दिया गया है चैप्टर में। मतलब क्लैरिटी तो है, आजकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हर जगह है, हर जगह यूज होता है, लेकिन स्कोप ऑफ सिलेबस में उसका बहुत ज़्यादा हाउ हवाई के बारे में एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया है। कुछ फैक्ट्स बताया गया है और ये आता है मॉडर्न फिजिक्स सेक्शन में। मॉडर्न फिजिक्स मतलब जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है फिजिक्स का। हम तो अभी तक जो पुराने डेवलपमेंट से उसका हाउ हवाई नहीं जानते, जो भी नया नया निकला है उसका हाउ हवाई तो देते ही नहीं वो लोग, है ना। माइक्रोसॉफ्ट जब विंडोज बनाया, वो क्या उसका अपना टेक्निक बता देगा, किसी को नहीं बताएगा। तो हम लोग विंडोज जानते हैं, बनता कैसा है नहीं जानते। ऐसे ही काफ़ी चीज़ें नए नए डेवलपमेंट होके आए हैं और उसकी पेटेंट्स दूसरी दूसरी कंट्री के पास है और साइंटिस्ट के पास है। हाउ हवाई नहीं बताया गया, ऐसा होता है वैसा होता है करके मॉडर्न फिजिक्स का काफ़ी हिस्सा निकल जाता है। कुछ पुराने चैप्टर से लाइक एक्सरे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसमें क्लैरिटी है क्यों हुआ, क्योंकि वो आइंस्टाइन का ज़माना का है। तो आइंस्टाइन तो काफ़ी पुराने हो गए, 1935 से गए, तो उसका हाउ हवाई हमारे पास अभी सिलेबस में आ गया। पेटेंट करने वाला कोई है नहीं। वैसे एक्सरे है नहीं, सिलेबस में निकल गया, 2-3 साल हुआ से एक्सरे भी निकल गया। तो इस चैप्टर को ऐसे पढ़ेंगे कि क्या क्या होता है, कैसे होता है, जहाँ पर हो सके, जितना हो सके विद इन द स्कोप ऑफ योर सिलेबस उसका हाउ हवाई मैं बताऊंगा। बाकी आपको हाँ ऐसा होता है विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि विश्वास पे दुनिया टिका हुआ है। नहीं, विश्वास नहीं करोगे तो कैसे होगा बताओ। विश्वास तो करना ही पड़ेगा। अगर बहुत आगे बढ़ोगे तो फिर बाद में आप वेरीफाई भी कर पाओगे। लेकिन अभी तो पैदा हुए जिसके गोदी में बैठे थे उसको मम्मी बोले कि नहीं बोले, कि पूछे तुम मेरे मम्मी हो? नहीं, मम्मी जिसको इंडिकेट कर दिया वही पापा है। पूछे प्रूफ करो। यू हैव टू एक्सेप्ट सर्टन थिंग्स। बड़े होने के बाद पता चला कि ये जो आदमी है बहुत पैसा कमाता है, हम ही लोगों के पीछे लुटाता है, तो यही पापा होगा, वेरीफाइड है कि नहीं? नहीं तो फिर तो क्या मालूम। तो वी हैव टू स्टार्ट विथ बेसिक असम्पशन एंड एक्सेप्टेंस, और आगे चल के हमारा बिलीफ को फेथ में कन्वर्ट करने वाली बात होता है। तो टुडे लेट अस स्टार्ट विथ द चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। है ना, क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स? नाम तो सुना होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और उसके वेराइटी नाम पे हम लोग सुनते हैं। घर घर में यूज होता है, हर समय आप यूज करते हो। यूजिंग ए स्मार्टफोन यू आर यूजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यूजिंग ए माइक्रोवेव ओवन यू आर यूजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। व्हाइल टेकिंग, अभी गर्मी है, अभी विंटर है, कोई हॉट आयरन के पास अगर खड़े होकर आप थोड़ा ताप ले रहे हो तो वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से। थर्मल रेडिएशन, रेडियो सुनते हो तो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। एक्सरे, गामा रे, दे आर ऑल इलेक्ट्रो। लाइट जो देख रहे हो वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से। तो इतने सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में कुछ बेसिक कंसेप्ट हम लोग डेवलप करेंगे। ठीक है, तो शुरुआत होता है यहां से कि हाउ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज जनरेटेड। हाउ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज जनरेटेड। ईएम वेव कैसे जनरेट होता है? ईएम वेव्स आर generated by following processes. पहला हुआ during a radioactive decay. It comes out as gamma rays. तो रेडियोएक्टिव डीके से भी हम ईएम वेव जनरेट कर सकते हैं। समझ में आया? दूसरा हुआ when a high speed electron strikes orbital electron of a high atomic number metal or material, high atomic number material
material jumps to higher orbit upon return, EM wave are generated. अगर कोई एक हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन किसी एक हाई एटॉमिक नंबर मेटल का मटेरियल का ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन को टकराता है और वो जो लेटर इलेक्ट्रॉन मतलब द सेकंड इलेक्ट्रॉन वो हायर ऑर्बिट में जंप कर जाता है, तब जब वो वापस आता है, क्योंकि हर एक इलेक्ट्रॉन हर एक ऑर्बिट में नहीं रह सकता है, जहां पर उसका एंगुलर मोमेंटम इज ए होल नंबर मल्टीपल ऑफ h/2π, देन इट कैन स्टे इन दैट ऑर्बिट। बोर्स मॉडल आप लोग जानते होंगे। तो वहां से वो वापस आता है, इट गिव्स ए फोटोन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। दिस इज द वे वी प्रोड्यूस एक्स-रे। समझ में? सो एक्स-रेज आर प्रोड्यूस्ड दिस वे, are produced in this method। तो दो मेथड बताया, एक हुआ जब रेडियो एक्टिव डीके होता है तब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कम आउट इन टर्म्स ऑफ गामा रेज। जब तक आज की चैप्टर खत्म नहीं होगा क्लासेस कंटिन्यू करेगा, प्लीज कोऑपरेट, क्योंकि थ्योरेटिकल चैप्टर है, थोड़ा सा बच जाएगा तो अगले क्लास पढ़ाने में मजा नहीं आएगा। ठीक है, बहुत सारा थ्योरी है, ऑलमोस्ट कोई न्यूमेरिकल नहीं है, अगर कोई न्यूमेरिकल है तो डायरेक्ट फॉर्मूला में। क्या हो गया? एनी प्रॉब्लम एनीवेयर? नहीं। तो एक्सरेज आर प्रोड्यूस्ड। हाँ, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे बनता है? दो तरीका, एक हुआ ड्यूरिंग, हाँ बोलो बोलो रोशन। अभी कुछ टाइम मतलब टाइम के लिए वीडियो पॉज हो गया था सर। नहीं, अभी वीडियो ठीक है, देखो तो। नहीं, फिर से हो गया सर, वीडियो पॉज हो गया है। इज इट सो? ओह सॉरी, एक मिनट, थोड़ा मैं देख लेता हूँ, शायद मेरा वीडियो नहीं, मेरा वीडियो तो ठीक है, मेरा वीडियो ठीक है। वो थोड़े इंटरनेट कनेक्शन वाज अनस्टेबल, नाउ इट इज स्टेबल। देखते रहो, आवाज आते रहेगा, चीजें हो जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। अदरवाइज वीडियो तो रिकॉर्ड हो ही रहा है। थोड़ी देर के लिए इंटरनेट अनस्टेबल हो गया था। तो एक्सरेज कैसे प्रोड्यूस होते हैं? व्हेन हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स को बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज में एक्सीलरेट करवाते हैं, उसके पास हाई स्पीड होता है, वो जाके किसी एक हाई एटॉमिक नंबर का, जैसे रुबिडियम हुआ, मोलिब्डेनम हुआ, ऐसा कोई मटेरियल का टारगेट में जो आपका जो इलेक्ट्रॉन को मारेगा, तो ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट में जाएगा। जब वो वापस आएगा तो उसमें वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट करेगा। तीसरा मेथड, दो मेथड हुआ, तीसरा मेथड हुआ when time varying electric and magnetic fields, time varying, just a minute, थोड़ा सा, when time varying electric and magnetic field interact, when time varying electric and magnetic field interact, EM waves are generated। ये कहाँ यूज होता है? This is the laboratory method or domestic method we use। ऑफ जेनरेशन। आपका रिमोट कंट्रोल, आपका मोबाइल, आपका माइक्रोवेव ओवन, आपका रेडियो, ये सारे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट करते हैं, वो कैसे? बाय दिस मेथड, व्हेन टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इंटरैक्ट, तो उसमें ये वेव जनरेट होता है। समझ में आया? अच्छा तो अभी हमें डिटेल्स में पढ़ना है about the third method, how we in the laboratory we produce EM wave। ठीक है, ठीक है। Generation of EM wave by interaction
interaction of time varying electric and magnetic field। अगर किसी जगह टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है, excuse me, you will find electromagnetic waves are generated. I'll give you a simple example. Suppose this is what is these are the plates of a capacitor, and now suppose this is what is a solenoid or a coil. Now what you do, you just join them like this. Now you apply some AC alternating current across this. Now what will find? ये जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट जो सोलेनॉइड है, उसके चलते जो मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, है ना। द मैग्नेटिक फ्लक्स विल बी लाइक दिस। और ये ऑल्टरनेटिंग करंट का है, तो करंट बदल रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड बदल रहा है। दिस बी इज ए फंक्शन ऑफ टाइम। और ये ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज है, तो पोलैरिटी ऑफ द टू प्लेट्स इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग। मतलब इनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये वाला, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी समय के साथ बदल रहा है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस इज चेंजिंग एंड पोलैरिटी आल्सो चेंजिंग। सो हियर इज ए टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड बोथ प्रेजेंट। तो होगा क्या, आप ऑटोमेटिकली देखोगे यहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकल के बाहर आ रहे हैं। अगर कोई फ्यूज ट्यूबलाइट को इसके सामने ऐसे रखोगे तो ट्यूबलाइट ग्लो करने लगेगा, कोई सप्लाई देने की जरूरत नहीं। जस्ट कीप ए ट्यूबलाइट इन फ्रंट ऑफ इट, because the electromagnetic waves will enter to the tube, the gas will be ionized, and when the electrons are returning back to their ground state, they will be emitting light. So you will see the neon tube is glowing. उतना जोर से नहीं जितना पावर देने से होता है, लेकिन वो ग्लो करता हुआ नजर आएगा। समझ में? अगर ये हाई इंटेंसिटी का बना है, ज्यादा पावरफुल बना है, तो अब देखोगे कि बहुत जोर से ग्लो करेगा। समझ में? So this is a general method where a time varying electric field and magnetic field interact and a इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज जनरेटेड। इंटरेस्टिंगली कोई भी मैग्नेटिक फील्ड और कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड होने से क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगा? हाँ होगा, लेकिन कोई एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का नहीं होगा। ढेर सारे फ्रीक्वेंसी के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होंगे, ढेर सारे इंटेंसिटी के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होंगे, अलग अलग फ्रीक्वेंसी का अलग अलग इंटेंसिटी होगा। जैसे सनलाइट आ रहा है, क्या एक ही वेवलेंथ का लाइट आ रहा है? नहीं, ढेर सारे वेवलेंथ का लाइट आ रहा है। वैसे ढेर सारे वेवलेंथ का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनने लगेंगे। लेकिन हमें लेबोरेटरी में जरूरत होता है पर्टिकुलर वेवलेंथ या फिर एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे जनरेट करेंगे, उसके बारे में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। जब हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं जनरेशन ऑफ ईएम वेव बाय इंटरेक्शन ऑफ टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ईएम वेव मींस ईएम वेव ऑफ पर्टिकुलर वेवलेंथ और पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी। समझ में? तो कैसे जनरेट करेंगे? A EM wave of particular frequency can be generated if electric field and magnetic field change it with same frequency and phase। मतलब दोनों में फेज डिफरेंस भी नहीं है और दोनों का फ्रीक्वेंसी बराबर है। ये जिस फ्रीक्वेंसी में बदल रहा है वो भी उस फ्रीक्वेंसी में बदल रहा है। ये जब मैक्सिमम हुआ वो भी मैक्सिमम हुआ, ये जब मिनिमम हुआ वो भी मिनिमम हुआ। फेज डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम फेज में है। समझ में आ रहा ना? दूसरा हुआ रेशियो ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ E and B is equal to C। C क्या है? C क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट। मतलब हुआ E max बाई B max। ये कंडीशन सेटिस्फाई होना जरूरी है।
इज इक्वल टू सी। सी क्या है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी ऑफ लाइट। तीसरा कंडीशन हुआ E vector and B vector are mutually perpendicular। क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं होंगे? होंगे भाई, लेकिन कोई एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का नहीं बनेगा। अलग अलग फ्रीक्वेंसी का, अलग अलग एम्पलीट्यूड का, अलग अलग इंटेंसिटी का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनेंगे। समझ में आया? इसका मतलब हुआ, फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहेंगे, ये फिगर को लेते हैं हम शुरू में वो फिगर बना के रखे हैं आपके लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, ये वाला फिगर। थोड़ा ये फिगर को कॉपी करके लेते हैं सो दैट आई कैन विजुअलाइज। सपोज हमारे पास एक इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड है जो समय के साथ बदल रहा है। सपोज दिस इज व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो ब्लू वाला है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये जो येलो वाला है, ये वाला मान लो कि ये जेड एक्सिस में है, तो हम कहेंगे कि ये है मैग्नेटिक फील्ड, ये वाई एक्सिस में और ये जेड एक्सिस में, तो आप कहोगे ये है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। This maximum value of E is called E max, maximum value of B is called B max. Both are moving along the x axis, ये x axis है, समझो थोड़ा। और यहाँ पे देखो E वेक्टर is changing, कैसे? along y axis, E का वेरिएशन हो रहा है along y axis, और B का वेरिएशन हो रहा है along ये y axis है, और तो ये z axis है, ऐसे कहो ये y axis है, ये z axis है, B का वेरिएशन हो रहा है along z axis। जब x एक्सिस में हम यहां पर आए तो हम देख रहे हैं कि E मैक्सिमम है। When I come to this point along x axis, I find E is maximum, and at the same point B is also maximum, means they are all vibrating in same phase। E जब तक 0 हुआ तब तक B 0 हुआ, तो फिगर का इंपोर्टेंस को समझना, they are at same phase। जब फिर से E मैक्सिमम हुआ यहाँ पे, तब B फिर से मैक्सिमम था। ये जब मैक्सिमम होता है वो तब मैक्सिमम होता है, दे आर मूविंग इन सेम फेज। जब E 0 तब B 0। और देखो यहाँ से टाइम पीरियड भी पता चल रहा है, E का जो टाइम पीरियड है B का भी वही टाइम पीरियड है, E का जो वेवलेंथ है B का भी वही वेवलेंथ है। आर यू गेटिंग? तो वेवलेंथ तो नहीं, यू से यहाँ पर फ्रीक्वेंसी इज सेम। तो फॉर सेक ऑफ एग्जाम्पल, बिफोर वी गो फॉर एग्जाम्पल, राइट, यहां पर लिखेंगे थोड़ा सा और, if all above conditions are satisfied, then EM wave of a particular frequency is generated and propagated। जनरेट भी होता है और जाता है किधर? प्रोपेगेटेड इन डायरेक्शन ऑफ E क्रॉस B। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेटेड? हाउ इट इज जनरेटेड, इन व्हिच डायरेक्शन इट प्रोपेगेट्स? देखो मैं बकबका रहा हूँ, बहुत सारे चीज बोल रहा हूँ, तुम लोग को चाहिए सिंपल सिंपल। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे तो सिंपल सिंपल, हाउ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर जनरेटेड एंड हाउ इन व्हिच डायरेक्शन दे प्रोपेगेटेड, और व्हाट इज द कंडीशन फॉर जनरेटिंग ए पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी EM वेव। तो आपको होगी ये समझ में आया? तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हम EM वेव बनाए हैं जो कि E और B पर्टिकुलर डायरेक्शन में चेंज हो रहे हैं। मान लो कि मैं E का वैल्यू ऐसे लेता हूँ, लेट E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा t प्लस माइनस, और ये इधर जा रहा है तो चलो लेते हैं माइनस kx प्लस फाई 0, और ये जो ऑसिलेशन है किधर किधर से हो रहा है? ये y एक्सिस में हो रहा है, तो हम कहेंगे j के।
B is given by B0 sin सेम फ्रीक्वेंसी का होगा, सेम जगह पे और विथ सेम फेज, देयर विल बी नो फेज डिफरेंस। अब B का ऑसिलेशन कैसे हो रहा है? along z एक्सिस हो रहा है, तो कहेंगे के। क्या बात समझ में आ रहा है? अगर ऐसा हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसा हुआ मैग्नेटिक फील्ड, सच दैट E0 by B0 क्या है? C, the maximum value of E and maximum value of B, B as a constant ratio C। छोटे छोटे क्वेश्चन पूछते हैं, if this is a magnetic field, this is a magnetic, what is the ratio E0 by B0, और E0 का वैल्यू दे दिया रहेगा, B0 का वैल्यू पूछेगा, are you getting? E0 by B0 is equal to C, ऐसे करके पूछेगा। सिंपल सिंपल क्वेश्चन दोनों, ये एक न्यूमेरिकल बन गया आपका छोटा सा, ठीक है। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनेगा वो कौन सा डायरेक्शन में प्रोपागेट करेगा? इन द डायरेक्शन ऑफ E क्रॉस B, इसको कहते हैं पॉइंटिंग वेक्टर, ठीक है। और एक थ्योरम, दैट थ्योरम इज कॉल्ड पॉइंटिंग थ्योरम। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेटेड विल प्रोपागेट इन द डायरेक्शन ऑफ E क्रॉस B, इसको कहते हैं पॉइंटिंग थ्योरम, और दो डायरेक्शन को कहते हैं पॉइंटिंग वेक्टर। लेकिन वो थ्योरम कुछ आपकी कोर्स में नहीं है, आपको खाली याद रखना है कि ऐसा होता है। बोल रहे हैं बड़े लोग तो हो रहा होगा, है कि नहीं, विश्वास करके। तो फिर आगे बढ़े हम, तो आप कहेंगे यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव will propagate along, किधर को जाएगा बताओ? E क्रॉस B, J क्रॉस K, J क्रॉस K क्या होता है? I कैप, so along I कैप और पॉजिटिव x एक्सिस। ध्यान रहे, वो ऐसे आपको दो इलेक्ट्रिक फील्ड दे देंगे, पूछेंगे बताओ E0 by B0 का रेशियो क्या है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किस डायरेक्शन में जाएगा, और दोनों का के कैप दे देंगे, बोलेंगे क्या ये प्रोड्यूस कर सकता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? आप कहोगे नो, बिकॉज क्रॉस प्रोडक्ट इज 0। छोटे छोटे चीजों में छोटी छोटी चीजें छुपे हुए हैं, आपको सब चीजों पे ध्यान देना है। चैप्टर एकदम डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि आपको अंदर नहीं जाना है, ऊपर ऊपर से देखो, जो चीजें समझ में आ रहा है वही याद रखो, वही पूछा जाएगा, ठीक है। तो क्या देखिए हम लोग, देखिए ऐसा कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैन बी जनरेटेड बाय इंटरेक्शन ऑफ थिंग्स लाइक दिस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैन बी जनरेटेड बाय इंटरेक्शन ऑफ टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। क्या क्या कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड मस्ट चेंज विथ सेम फ्रीक्वेंसी एंड सेम फेज, दोनों का फ्रीक्वेंसी और फेज बराबर होना जरूरी है। E by B must be equal to E max by B max must be equal to C, the velocity of light. And the third one is they must be mutually perpendicular. ऐसा केस में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनेगा वो किधर को जाएगा? It will go in the direction of E cross B। क्या बात समझ में आया? ठीक है। पॉइंट नंबर 2, ये नोट पॉइंट नंबर 2 था। नोट पॉइंट नंबर 1 था, क्या था? हाउ वी जनरेट। अच्छा, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 में देखेंगे तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बन गया, तो ये एनर्जी भेज रहा है ना, एनर्जी जा रहा है, तो व्हाट इज द एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम? दैट इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी। द एनर्जी डेंसिटी of the EM wave is given by, हम एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला पहले भी निकाले थे कैपेसिटर चैप्टर में, यहाँ पर भी वही है। यू डिनोट इट एज U, इट इज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, जिसको हम कहते हैं हाफ स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। चाहो तो आप इसको हाफ बी स्क्वायर बाई म्यू नॉट कह सकते हो। समझ में? ये हो गया एनर्जी डेंसिटी और एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। क्या हो गया ये? जूल्स पर मीटर क्यूब। क्या है ये? जूल्स पर मीटर क्यूब, आपको याद रखना है, जूल्स पर मीटर क्यूब। इंटेंसिटी ऑफ वेव, पहले भी हम लोग देख चुके हैं वेव ऑप्टिक्स चैप्टर में। इंटेंसिटी डिफाइंड एज द एनर्जी रिसीव्ड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, नहीं
एनर्जी रिसीव्ड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज गिवन बाय सेम एज आप कहोगे हाफ स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट इनटू सी और हाफ बी स्क्वायर, और इन जनरल याद रखो ऐसे आपको आसान होगा, इट इज सेम एज एनर्जी डेंसिटी इनटू सी। सी इज वेलोसिटी ऑफ लाइट, तो हाफ स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट इनटू सी और हाफ स्क्वायर बाय म्यू नॉट। कैसे आया? क्लास 11 का वेब चैप्टर याद होगा तो आपको याद होगा, नहीं याद है तो छोड़ो उसको, क्या है क्लास 11 में पढ़ाए थे, हाउ इंटेंसिटी गिवन बाय एनर्जी डेंसिटी इनटू वेलोसिटी ऑफ वेव। समझ में आ रहा है? तो किसी दूसरे मीडियम में जाता है तो उस मीडियम का वेलोसिटी लेना पड़ेगा। व्हेन इट इज ए लाइट वेव सपोज पासिंग थ्रू ग्लास, वेलोसिटी समथिंग डिफरेंट, देन इन दैट केस यू विल से u इनटू v, वेलोसिटी ऑफ दैट इन दैट मीडियम। समझ में आया? इंटेंसिटी ऑफ वेव, और चाहो तो आप u की जगह वैल्यू डालो तो हाफ स्क्वायर एप्सिलॉन 0 इनटू c। c क्या है? c इज 3 इनटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। पॉइंट नंबर 4, ये जो एनर्जी आया दिया कौन? इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नेटिक फील्ड दोनों, बोथ ऑफ देम शेयर इक्वली टू दी फोटोन। जो एनर्जी निकल के जाएगा उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के जो कोई सोर्स है इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, उस सोर्स से जितना एनर्जी कंज्यूम होगा मैग्नेटिक फील्ड बनाने वाला सोर्स से उतना ही एनर्जी कंज्यूम होगा। द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज इक्वली शेयर्ड बाय E एंड B। ठीक है, द एनर्जी, सारे इंपोर्टेंट स्टेटमेंट है, ऑफ EM वेव is equally shared by E and P। दोनों इक्वली शेयर करते हैं एनर्जी को। समझ में आया? कोई एक सोर्स है जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, समय के साथ बदल रहा है, कोई दूसरा सोर्स है जो मैग्नेटिक फील्ड बदल रहा है, जो समय के साथ बदल रहा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकल गया 10 जूल्स का, तो 5 जूल इसका खर्चा, 5 जूल उसका खर्चा। बोथ ऑफ देम विल इक्वली कंट्रीब्यूट। कब? When all these conditions satisfied, the electric field and magnetic field are in the ratio C, same frequency, same phase, है ना? तब and mutually perpendicular। पोलराइजेशन करके चैप्टर निकल गया। बाद में हम लोग क्या करते थे, उसको ऐसे ऐसे किसी एक दो स्लिट के बीच में पास करते थे, तो ऐसे वाला वेव ब्लॉक हो जाता था, खाली ऐसा वाला वेव जाता था, तो आधा एनर्जी जाता था। समझ में आ रहा है? तो इसमें जितना एनर्जी आएगा, मतलब ऐसा ऐसा करके एनर्जी जा रहा है, ऐसे ऐसे करके एनर्जी जा रहा है, मैं ऐसे एक स्लिट के अंदर से पास करूंगा, तो ये वाला एनर्जी ब्लॉक हो जाएगा, ऑसिलेट नहीं कर सकता, खाली ये वाला पार हो जाएगा, तो जितना इंटेंसिटी का लाइट आएगा उसका आधा जाएगा। लेकिन चैप्टर ही उड़ा दिया CBSE, पोलराइजेशन और है नहीं। ठीक है ना, लास्ट टू लास्ट ईयर तक था ये सब चैप्टर। एनीवे, तो इट इज E एंड B। बात समझ में आया? अच्छा, बात वेलोसिटी ऑफ EM wave in a medium is given by, कोई एक मीडियम में वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है? फ्री स्पेस में C होता है, सबको मालूम है। फ्री स्पेस में वो चाहे लाइट हो, एक्सरे हो, गामा रे हो, रेडियो वेव हो, माइक्रोवेव हो, कोई भी वेव हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो या फिर थर्मल रेडिएशन हो, कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का फ्री स्पेस में वेलोसिटी है 3 × 10⁸। लेकिन मीडियम में अलग अलग होता है। तो मीडियम में क्या होता है? इट इज गिवन बाय 1/μ × एप्सिलॉन। म्यू क्या है? परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम। एप्सिलॉन क्या है? परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। समझ में आया? म्यू का वैल्यू होता है, आपको मालूम है, म्यू 0 × म्यू है, और एप्सिलॉन होता है एप्सिलॉन 0 × एप्सिलॉन आर। फॉर कंडक्टर एप्सिलॉन का वैल्यू क्या था? एप्सिलॉन आर था इनफाइनाइट, तो एप्सिलॉन इनफाइनाइट हो गया, तो V का वैल्यू क्या हो गया? 0। मतलब मेटल के अंदर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं जा सकता। आप अपनी मोबाइल के ऊपर एक स्टील ग्लास ढक दो, कॉल मारो, लगेगा नहीं है, इट इज नॉट इन रेंज, गया बाहर, कहीं गया है, स्विच ऑफ है। क्यों? क्योंकि द रेज आर नॉट एबल टू रीच थ्रू मेटल, इट कैन नॉट पास बिकॉज द वेलोसिटी बिकम्स 0।
समझ में आ रहा है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को बंद करने के लिए हम मेटल कवरिंग का भी लेते हैं, जितना प्योर मेटल होगा उतना अच्छा से ब्लॉक करेगा। योर दिस इज हैविंग सम पार्ट ऑफ कार्बन, योर स्टील ग्लास लिए स्टेनलेस स्टील में तो 5% कार्बन होता ही है, तो कुछ तो जाएगा और कुड़ करेगा, लग जाएगा थोड़ा सा। लो सिग्नल में आप देखोगे, उसको अंदर बैठ के अगर देख पाओगे, देखोगे सिग्नल काफी वीक जा रहा है। समझ में आ रहा है? हाँ, तो वेलोसिटी हो गया 1/με। याद रखना, इसके ऊपर क्वेश्चंस आएंगे। तो क्या पता चला? सो इन फ्री स्पेस वन बाय μ0 इंटू एप्सिलॉन 0, फ्री स्पेस में तो μ0 और एप्सिलॉन 0 होता है। दिस इज गिविंग यू वेलोसिटी ऑफ लाइट। इसके ऊपर ढेर सारे क्वेश्चंस आते हैं, कितने किस्म का। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी 1/√ऑफ μ0 एप्सिलॉन 0, है ना। डायमेंशन आपको गया है मीटर पर सेकंड, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ लाइट है। सिंपल क्वेश्चन ढूंढो इसके अंदर जो बन सकता है, मेडिकल एंट्रेंस में भी आता है सबके ऊपर। अच्छा, तो हमें C मिल गया, V मिल गया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम किसके ऊपर डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स अपॉन द परमिएबिलिटी एंड परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। कैसे निकालते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम इज गिवन बाय इज इक्वल टू C/V, है कि नहीं? C/V। तो अब कहोगे C तो है C, that is 1/√ऑफ μ0 एप्सिलॉन 0, और ये जो 1/v है इसको लिख सकते हो 1/μ इंटू एप्सिलॉन। और आप जानते हो कि μ इज μ0 इंटू μr, एप्सिलॉन इज एप्सिलॉन 0 इंटू एप्सिलॉन r। काट पीट के छोटा हो जाएगा तो क्या मिलेगा? √ऑफ μr इंटू एप्सिलॉन r। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। μr और एप्सिलॉन r दिया रहेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ लेगा। √ऑफ μr इंटू एप्सिलॉन r इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको आप म्यू कहते हो, बट मैं म्यू इसलिए नहीं लिख रहा हूं कि यहाँ पर एक परमिएबिलिटी कंफ्यूज कर जाओगे। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज गिवन बाय √ऑफ μr एंड एप्सिलॉन r। कोई एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? √ऑफ μr इंटू एप्सिलॉन r। समझ में आया? सो वी सी मेनी थिंग्स रिलेटेड टू वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ EM वेव। पॉइंट नंबर 6। अब इतने सारे किस्म की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है। अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी और अरेंज असेंडिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, ऐसे करके रहता है। डिफरेंट EM वेव्स इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। असेंडिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ में अगर हम EM वेव को लिखना चाहेंगे, मतलब वेवलेंथ धीरे धीरे बढ़ रहा है, लिखो तो क्या लिखोगे? इट विल बी लाइक दिस। याद रखना, गामा रे सबसे कम वेवलेंथ। इससे ज्यादा कम वेवलेंथ का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आज तक हम लोग ढूंढ नहीं पाए, हम लोग यहाँ तक नहीं पहुंचे। यू कैन नॉट प्रोड्यूस गामा रे इन ए लेबोरेटरी। जब हमारे पास साधन आ जाएगा सब बनाने के लिए, और क्या क्या चीजें बना देंगे, क्योंकि जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी होता है उसका उतना ज्यादा, जितना कम वेवलेंथ होता है उतना ज्यादा पेनिट्रेटिंग पावर होता है। सो थ्रू अर्थ हम इधर से उधर कम्युनिकेशन कर पाएंगे अगर इतना फ्रीक्वेंसी का ले आएंगे। इधर से छोड़ दिया, उधर से कोई रिसीव कर लिया, सिग्नल हो गया सीधा। इतने सारे सैटेलाइट की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगा। समझ में? और जितना ज्यादा वेवलेंथ का होगा उतना आसानी से वो बेंड हो सकता है। जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतना ज्यादा पेनिट्रेटिंग पावर। एक्सरे से फोटो उठाते हैं तो स्केलेटन का उठता है, गामा रे से फोटो उठाएंगे तो ब्लैंक निकलेगा, क्योंकि कुछ आएगा ही नहीं, लगेगा तो पार हो गया, सब पूरा ब्लैंक आएगा। लाइट से लगाते हैं तो आपका पाउडर लिपस्टिक सब आता है, क्योंकि यहाँ से ही रिफ्लेक्ट कर जाता है, अंदर नहीं घुस पाता है। जहाँ से रिफ्लेक्ट करेगा उसी लाइट को लेके, उसी चीज को लेके जाएगा। समझ में आ रहा ना? हाँ, तो पहला हुआ गामा रे, फिर आता है एक्सरे, फिर आता है अल्ट्रा वायलेट लाइट। आपको बुक से देख के ये सबका वेवलेंथ का रेंज याद रखना है, मैं याद नहीं रखा हूं और आप लोगों के लिए इतना ज्यादा मेहनत नहीं कर सकता। यू हैव टू रिमेंबर, बुक में देख लो सबका वेवलेंथ इतना से इतना, इतना से इतना, ऐसे करके रेंज देता है। इंटरेस्टिंगली जेईई मेन में डायरेक्ट वेवलेंथ का पूछ लिया था एक बार, इसका कौन सा रेंज का वेवलेंथ होता है। जैसे हमारा एक्सरे है तो कौन सा रेंज का होता है, वो 1 आर्मस्ट्रांग से ओके 100 आर्मस्ट्रांग तक होता है, तो याद रखना पड़ता है। समझ में? तो ये एक्सरे, अल्ट्रा वायलेट लाइट, फिर आता है
visible light, visible light, visible light, और visible light में आप लिख रहे हो ascending order of wavelength में, तो आप कहो कि ये विबग्योर है, मतलब जैसे वायलेट से रेड की तरफ जाओगे वेवलेंथ बढ़ रहा है, विजिबल लाइट। फिर आता है माइक्रोवेव, ये आता है इंफ्रारेड, फिर आता है माइक्रोवेव, सीक्वेंस को रट्टा मार के याद रखना है, एंड देन आता है रेडियो वेव। क्या बातें समझ में आ रहा है? वो एग्जाम में क्या करेंगे, इनमें से कोई तीन दे देंगे, वो बोल देंगे माइक्रोवेव, इंफ्रारेड एंड अल्ट्रावायलेट वेव्स, अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। तो आपको सजा के लिखना है। और आपको ये भी मालूम होगा कि जो आपका वेलोसिटी ऑफ लाइट है दैट इज रिलेटेड टू द फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ बाय रिलेशन f into लैम्बडा। वेव वेलोसिटी इज फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, जिसका वेवलेंथ, वेलोसिटी सबका बराबर है, जिसका वेवलेंथ ज्यादा उसका फ्रीक्वेंसी कम। मतलब सबसे कम फ्रीक्वेंसी वाला वेव कौन है? रेडियो वेव। घर के अंदर भी बैठ जाते हो पकड़ता नहीं, छत पे जाते हो तो रेडियो पकड़ता है, क्योंकि वाल्व को भी पास करके नहीं आता, इतना लो फ्रीक्वेंसी का है, वेवलेंथ इतना ज्यादा है, समझ में आ रहा है? लेकिन घर के अंदर मोबाइल पकड़ लेता है, वो माइक्रोवेव है, वो घुस के आ जाता है दीवार पे, समझ में आ रहा है? जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतना ज्यादा पेनिट्रेटिंग पावर। तो ये माइक्रोवेव नहीं है, वो मोबाइल वाला माइक्रोवेव नहीं है, वो और हाई फ्रीक्वेंसी का होगा, क्योंकि लाइट तो नहीं आता है। लाइट आता है क्या? डज इट कम? लाइट का फ्रीक्वेंसी इतना ज्यादा है, इससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी इसका है, वो तो अंदर नहीं आता है। तो इससे भी ज्यादा फ्रीक्वेंसी का हो, मोबाइल का क्या मालूम कौन सा फ्रीक्वेंसी वो लोग करते हैं, मेरे पास कोई जानकारी नहीं है। आप लोग ज्यादा इंटरेस्ट दिखाओगे तो गूगल में सर्च करके निकाल दो, तो आपको मिलेगा ये रेडियो वेव का सबसे ज्यादा वेवलेंथ, सबसे कम फ्रीक्वेंसी, गामा रे का सबसे कम वेवलेंथ, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी। समझ में आ रहा है ना? तो ये सीक्वेंस को याद रखना। ये यहाँ पर थोड़ा लिख दूंगा मैं, F इज मैक्सिमम, लैम्बडा इज मिनिमम, ये याद रखना। और यहाँ पे रेडियो वेव के पास F इज मिनिमम, लैम्बडा इज मैक्सिमम, ये याद रखना। क्या बात समझ में आ रहा है? हाँ, तो ऐसे करके डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमारे सामने आते हैं, और उसका इंटेंसिटी और उसकी एनर्जी डेंसिटी ये सब हम लोग देख लिए। ठीक है, चलिए सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स देखते हैं। इफेक्ट और रेजर वी लाइट फैक्ट्स। एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, characteristics of EM wave। एक कैरेक्टरिस्टिक क्या है? हाउ यू डिस्टिंग्विश वन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फ्रॉम अदर। आप कहोगे सबका वेवलेंथ अलग अलग है, हाँ बात सही है, बट दैट इज नॉट टेकन एज अ कैरेक्टरिस्टिक। क्या लिया जाता है? फ्रीक्वेंसी। Why? Because when the wave passes through different medium, its wavelength changes. mu1 lambda 1 is equal to mu2 lambda 2, you know. But frequency remain constant. So frequency एक independent property है किसी भी wave को, इसको लिया जाता है characteristic of the wave। ये कौन सा wave है? नहीं, ये इतना frequency का है, खत्म कहानी। आता ना धूम मीठा 102 मेगाहर्ट्ज पर wavelength बोलता है क्या? नहीं, वो बोलता है उसका frequency, है ना? रेडियो एफएम, रेडियो मिर्ची 98.3 मेगाहर्ट्ज पे आ रहा है, मतलब क्या है? वो फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी इज द कैरेक्टरिस्टिक। पॉइंट नंबर 1, द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी of an EM wave is expressed in terms of its frequency
फ्रीक्वेंसी। एक पर्टिकुलर ईएम वेव को आपको डेजिग्नेट करना है तो आप उसका फ्रीक्वेंसी के बारे में बोलो, ये फ्रीक्वेंसी का वेव चाहिए मुझे। समझ में आ रहा है? अच्छा, पॉइंट नंबर 2, ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मूव विथ लाइट वेलोसिटी। ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स move with speed of light in free space। फ्री स्पेस में सबका वेलोसिटी बराबर है, चाहे वो एक्सरे हो, गामा रे हो, लाइट रे हो, थर्मल रेडिएशन हो, रेडियो, माइक्रोवेव, कुछ भी हो, दे आर मूविंग विथ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस। पॉइंट नंबर 3, an EM wave can be considered as a continuous flow of energy packets called photon। जब कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जा रहा है हम कहेंगे कोई बुलेट फायर कर रहा है, फोटोन फायर कर रहा है, डुक 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 फोटोन जा रहे हैं एक एक करके कंटिन्यूअसली। इट इज कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ फोटोन्स। फोटोन क्या है? जस्ट एनर्जी पैकेट। ठीक है, क्या है फोटोन? लेट अस सी। फॉर एन EM wave of frequency f, energy of each photon is En is equal to h into f। h क्या है? It is called Planck's constant। कितना होता है? 6.623 into 10 power minus 34 जूल सेकेंड। समझ में आया? क्या बोल रहे? 36 नहीं 34, ठीक है, जूल सेकेंड। समझ में आया? तो ये हो गया आपका प्लैंक्स कांस्टेंट। कहीं पढ़ा था कि 36 है। केमिस्ट्री कोर्स खत्म हो गया 11 12 का, अभी तक प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू याद नहीं है। सपने में कभी प्लैंक नहीं आते? हाँ, 2-4 मुक्का मारेंगे आके समझ में आ जाए। तो ई हो गया एनर्जी ऑफ फोटोन। अब पूछोगे सर क्यों? अरे क्यों मत पूछना, मना है। मान लो हम बोल रहे हैं तो यही होता होगा। देयर इज ए बिग थ्योरी बिहाइंड दैट इज कॉल्ड प्लैंक्स आई मीन मैक्सवेल्स थ्योरी। तुम लोगों को मैक्सवेल थ्योरी नहीं पढ़े हो। देयर आर 14 मैक्सवेल इक्वेशंस, ठीक है, और सारा मैक्सवेल इक्वेशन को डाइल्यूटेड फॉर्म में आप पढ़ चुके हो, लेकिन उसका जो इंटीग्रल फॉर्म है उसको आप नहीं पढ़े हो। रिगार्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, असलियत में वो कहते हैं कि देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड, देयर इज नो मैग्नेटिक फील्ड, देयर इज ओनली वन फील्ड। सेम फील्ड कैन बिहेव एज ए इलेक्ट्रिक फील्ड, सेम फील्ड कैन बिहेव एज ए मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेट रखा है, मैग्नेटिक फील्ड हिलने लगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड हिलने लगा, मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आ रहा है? तो बोथ आर सिनोनिमस टू ईच अदर, दोनों एक साथ ही एग्जिस्ट करते हैं। देयर इज ओनली वन फील्ड कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, देयर इज नो अदर फील्ड। तो वहां से शुरू होता है कंसेप्ट मैक्सवेल थ्योरी का। बाई चांस में इंजीनियरिंग पढ़ोगे, ये सब पढ़ोगे, ठीक है। तो वो भी इलेक्ट्रिकल। फॉर एन EM वेव द फ्रीक्वेंसी एफ, एनर्जी ऑफ फोटोन इज hf, ठीक है। और ये फोटोन कितना स्पीड में जा रहा है? आप कहोगे ये जा रहा है लाइट वेलोसिटी में मूव कर रहा है। अच्छा, द रेस्ट मास ऑफ ए फोटोन is 0, मतलब when the photon is moving, what is the mass moving with that? 0, कोई मास नहीं। उसको अगर रोक दोगे खाली एनर्जी है, कोई मास है नहीं। समझ में आ रहा है? अच्छा, रेस्ट मास ऑफ द फोटोन इज 0, ये अक्सर पूछते हैं।
पॉइंट नंबर 6। तो यहाँ पर एक थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आता है फ्रॉम आइंस्टाइन्स कॉन्सेप्ट। आइंस्टाइन कहते हैं कि कोई मास m अगर लाइट वेलोसिटी में जाएगा तो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट एनर्जी E=mc² वाला फॉर्मूला जानते होगे। तो फोटोन जो एनर्जी है तो पक्का कोई मास उतने वेलोसिटी में जा रहा है। क्या मास लाइट वेलोसिटी में जाने से फोटोन जैसा एनर्जी लेगा, उस मास को वो एक्चुअल मास नहीं है, रिलेटिविस्टिक मास कहते हैं बाय थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। समझ में आया? तो कैसे लिखेंगे? द रिलेटिविस्टिक मास of a photon is given by mc square is equal to hf, or it is m is equal to hf by c square। और आप c को f लैम्बडा भी लिखते हो, c को f लैम्बडा भी लिखते हो, तो अकॉर्डिंग ये आ जाएगा। और एनर्जी को अगर इन टर्म्स ऑफ लैम्बडा लिखो तो आप कहोगे c इज इक्वल टू f लैम्बडा, तो f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? c बाय लैम्बडा, सो इट कम्स आउट टू बी hc बाय। समझ में? c 3 × 10⁸ लैम्बडा आर्मस्ट्रांग में दिया रहेगा। मैं यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज बताना भूल गया। वो अक्सर क्या करेंगे, आपको फ्रीक्वेंसी दिए रहेंगे और पूछेंगे कि बताओ व्हाट इज द एनर्जी ऑफ द फोटोन ऑफ ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ दिस फ्रीक्वेंसी। तो ठीक है, h के साथ f मल्टीप्लाई कर दो, सीधे सीधे चीज मिल गया। मल्टीप्लाई करना कोई मुश्किल चीज है नहीं, फटाफट आप निकाल देते हो। लेकिन कभी कभार पूछेंगे कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिसका वेवलेंथ दिया गया और निकालो व्हाट इज द एनर्जी। समझ में आ रहा है? तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? hc बाय लैम्बडा। और देखो इसमें इसके साथ c को मल्टीप्लाई करो, लैम्बडा को डिवाइड करो, इट बिकम्स ए डिफिकल्ट जॉब टू फाइंड आउट। तो देयर इज ए रिलेटेड डायरेक्ट फॉर्मूला आप याद रख सकते हो। आप इसको इंपोर्टेंस देके याद रख सकते हो कि एनर्जी इन टर्म्स ऑफ लैम्बडा इज गिवन बाय 12400 बाय लैम्बडा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ में आ रहा है? Where लैम्बडा इज इन आर्मस्ट्रांग, मतलब h और c को कैलकुलेट करो तो आएगा 12400 इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखना चाहोगे तो। दे वांट यू टू यूज दिस फॉर्मूला इन एंट्रेंसेस एंड स्कूल आल्सो। स्टैंडर्ड फॉर्मूला यू कैन यूज। वेवलेंथ दिया रहेगा, वो देखोगे 1240 का आसपास वैल्यू या मल्टीपल में लैम्बडा का वैल्यू दिया होगा, ताकि काट पीट के जल्दी से आप निकाल दोगे व्हाट इज द एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और आपको मालूम है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज 1.6 × 10⁻⁻19 जूल्स, है ना? ये सबको मालूम। तो ये फॉर्मूला याद रखना। एनर्जी ऑफ ए फोटोन इज गिवन बाय 12400 बाय लैम्बडा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फिर लैम्बडा इज इन आर्मस्ट्रांग। अच्छा, ये बात हो गई। तो हमें रिलेटिविस्टिक मास मिल गया। कोई मास m अगर लाइट वेलोसिटी में जाएगा वो एनर्जी बन जाएगा mc²। अगर फोटोन है उसी को हम फोटोन कहेंगे तो mc² = hf। वहां से आपको रिलेटिविस्टिक मास का फॉर्मूला मिल गया hf/c²। समझ में? अच्छा, पॉइंट नंबर 7, मोमेंटम ऑफ ए फोटोन। मोमेंटम ऑफ ए फोटोन कैसे निकालते हैं? ऑब्वियसली मोमेंटम इज नथिंग बट मास इनटू वेलोसिटी। और आप जानते हो कि mc² है hf, तो mc क्या हो गया? mc is the momentum, तो momentum is coming out to be hf/c। c को आप f लैम्बडा लिखो तो ये आएगा h/लैम्बडा, क्योंकि c is equal to f लैम्बडा। देखो यहां से चीजें निकलेगी। क्या है? मोमेंटम इज इक्वल टू h/लैम्बडा। इसी को लेके बनेगा डी ब्रॉगली थ्योरी, बाद में मीटर वेव आएगा। मोमेंटम इज इक्वल टू h/लैम्बडा, वहां से लैम्बडा निकालो व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द मीटर वेव। समझ में आ रहा ना? क्योंकि वो एनालॉगसली डेवलप किए। एनर्जी मूव कर रहा है तो हम कहेंगे मास मूव कर रहा है, तो मास मूव कर रहा है तभी हम कहेंगे कि एक एनर्जी मूव कर रहा है। वो पैरेलली थ्योरी क्रिएट किए, डी ब्रॉगली थ्योरी पढ़ेंगे उसको टुवर्ड्स एंड ऑफ टुडेस क्लास ओनली। तो व्हाट यू फाइंड? द मोमेंटम, thus momentum of a photon is equal to h/लैम्बडा और hf/c, कुछ भी कहो।
व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ ए फोटोन ऑफ एनर्जी 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करो, डिवाइडेड बाय सी कर दो, और हो गया आपका मोमेंटम इन केजी मीटर पर सेकेंड। समझ में आ क्या? तो सीधा HF बाई सी कर दो, या फिर लैम्बडा अगर दिया रहेगा तो सीधे सीधे आप h बाई लैम्बडा करो और निकालो व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ द फोटोन। तुम्हारे क्लास में कोई येलो ड्रेस पहना हुआ लड़की बैठी है क्या? क्या मालूम, मुझे बहुत इरिटेट करती है। कौन है वो? थोड़ा खड़े हो जाओ तो उसको 2 क्वेश्चन पूछते हैं। यस, अरे वाह, मैं सोचा, मेरे को लगा कोई ना कोई येलो ड्रेस वाला होगा। डॉक्टर फेलो बैठो, तब से बातें किया जा रहा है सबसे। जिसको देखो ये लड़की पकड़ते, ये लड़की है, बाहर खड़े हो जाओ, आप देखेंगे सब तुमको। तब से बातें किया जा रहा है, कहाँ गया, कहाँ खाया, किसके साथ घुमा, सब बताया जा रहा है, सबको डिस्टर्ब किया जा रहा है। कहाँ गया ये मेरा? बंद हो गया किधर से? ऊपर नहीं, उसका नीचे वो देखिए, वो मिनिमाइज करने का ऑप्शन दिया है। मिनिमाइज करने का नहीं दिया। हाँ, आ गया, ठीक। फिर भी मुस्कुरा रही है। मुस्कुराते रहो सदा, यही हमारा बर्थ रेट है, चाहे किसी भी हाल में। देखो, बहुत मेहनत करो तो सफलता जो है आपकी पाँव चूमेगी, जो चाहोगे वो मिलेगा। दूसरा है, थोड़ा सा बेपरवाह हो जाओ, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना सीखो। कोई मारपीट किया, थोड़ा दान दिखा दो, खत्म। रास्ते में जा रहे हो, किसी रेस्टोरेंट में, कुछ होटल में कुछ बन रहा है, घपात करके लाया, 2 ठो खा लिया, वो आया 2 थप्पड़ मारा, दान दिखाया, निकल गया, खाना पीना तो हो गया ना। 2 किस्म के लोग बड़े मजे से जीते, जो बहुत मेहनत करते हैं, जो चाहे हासिल करते हैं। दूसरा है, थोड़ा बेशरम हो जाओ, खत्म कहानी। नहीं, रास्ते में जा रहा है, देखा किसके घर में कुछ बन रहा है, गेट खोला, अंदर गया, देखा कुछ रखा है, खा लिया, खत्म। वो आया, 2 थप्पड़ मारा, दान दिखाया, वापस आ गया, खाना तो हो गया ना, है कि नहीं? जो चाहे वो कर सकते हो। थोड़ा बेशरम हो जाओ, या फिर थोड़ा सा कुछ अच्छा कर लो। 2 किस्म के लोग खुश रहते हैं। चॉइस आपका है, आप किस में रहना चाहते हो। तो मोमेंटम ऑफ ए फोटोन इज HF बाई सी। अच्छा, ठीक है। पॉइंट नंबर 8। पॉइंट नंबर 8 में हम लोग देखेंगे व्हाट इज इंटेंसिटी ऑफ वेव। इट इज नथिंग बट द एनर्जी रिसीव्ड। हम लोग वेव मोशन चैप्टर में पढ़ चुके हैं, वेव ऑप्टिक्स में, फॉर यूनिट एरिया, फॉर यूनिट टाइम, वेयर DEN energy reaches normal area DS, मतलब DS is the area normal to the direction of propagation of wave, normal to the ray, DS in dt seconds। समझ में आ रहा है क्या? तो हम कहेंगे ये हो गया इंटेंसिटी, हो गया इंटेंसिटी हो गया DEN बाय DS dt। क्या बात समझ में आया? यस, ये बात समझ में आया। if n photons reach a surface DS in dt seconds, तो इंटेंसिटी क्या बनेगा? एनर्जी रिसीव्ड, कितना एनर्जी है? 1 फोटोन का HF, तो n फोटोन का NHF। इतना एनर्जी पहुंचा कितने एरिया पे? DS एरिया पे। कितने टाइम पे? dt सेकंड पे। नहीं, और जो NHF है वो क्या है? वो जूल्स है, जूल्स ऑफ एनर्जी रीचिंग। जूल्स ऑफ एनर्जी रीचिंग पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड W watt by ds। So W is wattage of energy received। कितना पावर एनर्जी पहुंच रहा है, किस रेट में एनर्जी पहुंच रहा है? रेट ऑफ रिसीविंग एनर्जी, दैट इज वाटेज ऑफ एनर्जी रिसीव्ड।
कितना वाट का एनर्जी पहुंच रहा है, मतलब हाउ मच एनर्जी इज रीचिंग पर यूनिट टाइम, दैट बाय एरिया गिव्स यू इंटेंसिटी। 10 फॉर्मूला काफी काम का है, तीनों को लेके पूछेंगे क्वेश्चन, इंटेंसिटी, वाटेज और सरफेस एरिया को लेके 10। कि W watt energy, W watt is received over normal area ds, नॉर्मल एरिया S लिखते हैं, नॉर्मल एरिया S, देन इंटेंसिटी इज W by S watt per मीटर स्क्वायर। याद रखना, तीनों में से कोई दो दिया रहेगा, तीसरा पूछेगा, इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। समझ में आया? क्या लाडू, क्या बोल रहे? हाँ ठीक, हाँ ठीक है, समझ में आएगा, मतलब चलो समझ में आया। ये W by S आया समझ में? तो ये I इक्वल टू W बाई जो S हुआ, इसके रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। और W इक्वल टू IS, इंटेंसिटी दिया रहेगा, दिस इंटेंसिटी रीचिंग व्हाट इज एनर्जी रीचिंग, जैसे जस्ट फॉर सेक ऑफ एग्जांपल एक छोटा सा क्वेश्चन करते हुए चलते हैं। सपोज हियर इज ए हेमिस्फीयर, हियर इज ए हेमिस्फीयर, और चलो मानते हैं कि या इसका रेडियस दिया हुआ, ये हेमिस्फीयर है और इसका रेडियस दिया हुआ है। इतना पतला रेडियस क्यों हो गया इसका, खाया पे नहीं? हाँ ठीक। अब इसका रेडियस दिया है R जैसा दिया है, ये एक हेमिस्फीयर है, और सपोज यहां से लाइट रे आ रहे हैं और पूछा गया है व्हाट इज द एनर्जी रिसीव्ड इन T सेकेंड्स। ये लाइट ऑफ इंटेंसिटी IA से आ रहा है, ये एक हेमिस्फीयर है, और दिया गया है व्हाट इज द एनर्जी रिसीव्ड इन T सेकेंड्स। आई होप यू अंडरस्टैंड। यहाँ पर कोई एक हमारा हेमिस्फीयर है और पूछा है बताओ व्हाट इज द एनर्जी रिसीव्ड पर इन T सेकेंड्स। कितना सिंपल क्वेश्चन है, आपको अगर कितना सिंपल तो है ही, करेंगे कैसे, चलो सोचते हैं। लाइट ऑफ इंटेंसिटी I is incident on a hemisphere as shown. Find energy received in T seconds. T सेकेंड में कितना एनर्जी पहुंचेगा? और लाइट का इंटेंसिटी I है, हम जानते हैं कि I is W by S, और W द वाटेज रिसीव्ड इज I into S। I तो I है, S पता करना है। S क्या था? नॉर्मल एरिया, एरिया परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द लाइट। तो आप कहोगे यहाँ पर कौन सा एरिया नॉर्मल है? आप कहोगे ध्यान से अगर देखोगे तो यहाँ पर ये वाला एरिया जो है नॉर्मल है। कौन सा बताओ? ये वाला एरिया। मैं थोड़ा सा इसको ऐसे बनाता हूँ ताकि मैं आपको विजुअलाइज कर पाऊँ ऐसे। तो ये जो एरिया है, ये वाला एरिया है ना, दिस एरिया इज नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ लाइट। समझ में आया? ये एरिया है, ये एरिया को पकड़ना है तो थोड़ा, यस, ये जो एरिया है, तो एरिया कितना है भाई? व्हाट इज दैट एरिया? अगर रेडियस R है तो ये सेमी सर्कुलर एरिया है, हेमिस्फेरिकल है, बट वी हैव टू सी व्हाट इज द एरिया। समझ में आ रहा है ना? ये वाला एरिया ही खाली देखना पड़ेगा हमें। मान लो एक क्यूब होता तो क्या दिखता है? खाली एक साइड का फेस का एरिया जो नॉर्मल है। तो यहाँ पर कितना हो गया? ये एरिया कितना है? पाई R स्क्वायर। तो हियर क्या लिखना है सॉल्यूशन में? हियर इस नॉर्मल एरिया कितना है? पाई R स्क्वायर। तो फिर W is equal to I into S. It is pi I R square. This is the wattage received. What is the energy received? Energy received in T seconds is W into T. W is energy received per unit. सर वो आता है ना, मतलब सेमी सर्कुलर, आप
हाँ तो पाई 2 लिखेंगे ना बाद में, कहाँ खत्म किया अभी। हाँ तो पाई आर स्क्वायर में 2 है, लिखने वाले थे, तुम पहले से बोल दोगे तो कैसे होगा। हाँ ठीक आया ना समझ में। हाँ पाई आर स्क्वायर में 2 खत्म नहीं किया, पहले से बोल रहा है सर गलत लिख दिया। अरे रुको थोड़ा, क्या टीचर का गलती पकड़ने के लिए उतावले हैं लोग, पूरा कहीं भी थोड़ा सा मुश्किल। हाँ पकड़ लिया तो इट इज W इंटू टी। आया समझ में। तो टी W का वैल्यू मिल गया है, तो पाई आई आर स्क्वायर टी बाई 2 इज द एनर्जी रिसीव्ड। क्या ये चीजें समझ में आ रहा है। तो हाँ कहाँ चल रहे थे हम लोग, यहाँ पे चल रहे थे। चलिए ये कौन सा पॉइंट चल रहा था भैया, 8 चल रहा था। पॉइंट नंबर 9 में चलेंगे। फोर्स imparted by EM wave। जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहीं गिरता है उसके ऊपर वो फोर्स इंपार्ट करता है। जैसे आप पानी का एक फुहारा किसी पे मारोगे तो उसके ऊपर फोर्स आता है कि नहीं आता है, वैसे आप अगर टॉर्च लाइट मार रहे हो वाल पे, तो वाल पे वो फोर्स दे रहा है। कितना फोर्स दे रहा है वो हमें पता करना है, क्योंकि फोटोन जा रहे हैं, फोटोन आर स्ट्राइकिंग, और वॉल इतना स्ट्रांग है, उस फोर्स इतना वीक है कि पता नहीं चलता है। लेकिन काफी केसेस में ऑब्जेक्ट वेयर द फोर्स स्ट्राइकिंग में भी वेरी थिन वेरी स्मॉल, उसमें वो फोर्स और हाई इंटेंसिटी का लाइट आया तो सेंस भी करेगा। समझ में। ये नहीं कि तुमको टॉर्च लाइट डाल दिए, तुम अंधेरे में आ रहे थे, कोई टॉर्च लाइट डाल दिया, तुम फेंकेगे फोर्स में, ऐसा नहीं। बहुत ही छोटा सा फोर्स होता है। नहीं तो गॉन लेके जाने की क्या जरूरत है, टॉर्च लेके चलो, कौन आया चोर आया, मार दिए टॉर्च, बेचारा गिर गया, खत्म। इसका दिमाग में उल्टा पुल्टा चीज चलता है समीर। हम गॉन क्यों खरीदेंगे, हम तो एक टॉर्च लाइट लेके चलेंगे अच्छा वाला 6 सेल वाला, दुश्मन आया तो मार देंगे। अच्छा देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, इफ n photons strike a surface S in t seconds and get absorbed। मान लो A2 फोटोन टकराया और अब्सॉर्ब हो गए, तो उनका मोमेंटम क्या हो गया, 0 हो गया, ऑल मोमेंटम गायब हो गया। तो आप कहोगे चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ, एक फोटोन का चेंज इन मोमेंटम क्या होता है भैया, h बाई लैम्बडा। नहीं, और इन टर्म्स ऑफ f को हो तो इट वाज hf बाई c, n फोटोन का nhf बाई c। अरे याद आ रही नहीं आ रहा है। यस यस यस। mc स्क्वायर वाज इक्वल टू hf, मोमेंटम था m इंटू c, तो हो गया hf बाई c, n फोटोन का nhf बाई c। तो क्या हुआ, तो चेंज इन मोमेंटम कितना हो गया, nhf बाई c। कितना समय में हुआ, और ये t सेकंड में हुआ। तो आप कहोगे जो फोर्स आएगा कितना होगा, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, इट इज nhf बाई c इंटू t। But NHF is the amount of energy received in t seconds, so that is the wattage received, है कि नहीं। So you say it is W by C। That means if W watt of light or electromagnetic wave is incident on a surface, the force on the surface is W by C, provided all the electromagnetic waves are observed। समझ में आया क्या। चाहे तो W को आप इन टर्म्स ऑफ I एंड S भी लिख सकते हो। जो भी क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट आएगा फॉर्मूले के ऊपर, वैल्यू दिया रहेगा, खाली निकालो और राइट द एक्सप्रेशन। समझ में आया। सो इफ ऑल दी फोटोन्स आर ऑब्जर्व्ड, तो फोर्स क्या आ जाएगा, W बाई C IS बाई C। समझ में आया। बट सपोज इफ द सरफेस इज perfectly reflecting, सरफेस अगर परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग होगा तो डेल्टा पी कितना होगा भाई, एक फोटोन में जिसका मोमेंटम hf बाई c था, गया टकराया वापस आया तो कितने में आएगा, उतने में ही आएगा hf बाई c में। तो चेंज इन मोमेंटम क्या हो गया, 2hf बाई c। गया mv में आया mv में, चेंज इन मोमेंटम क्या हुआ 2mv। तो एक फोटोन का चेंज इन मोमेंटम हुआ 2hf बाई c, तो n फोटोन का हो जाएगा ट्वाइस ऑफ nhf बाई c। तो फोर्स क्या आ जाएगा, बस hf की जगह 2hf आ गया, तो इट विल बी 2w बाई c और
2IS/c. They will ask force on the mirror, force on the wall. वॉल में अपसर हो जाता है, लाइट रिफ्लेक्ट करके नहीं आ रहा है, और परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और मेटल सरफेस, मेटल के अंदर नहीं जाता है, रिफ्लेक्ट करके आ जाता है, तो हम कहेंगे इट विल बी 2IS/c और 2W/c. क्या बातें समझ में आ रहा है? दिस इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. कितने सारे चीज हम लोग पढ़े है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में. खैर, तो ऐसे ऐसे करके हम लोग काफी चीज देखे, फोर्स, मोमेंटम, है ना. अभी देखेंगे व्हाट इज डी ब्रॉगलीस थ्योरी और मेटल वेव्स. क्या जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज ए वेव एंड इट कंसिस्ट ऑफ एनर्जी, ठीक है ना, एनर्जी, एंड इट कैरीज सम मास और फोर्स वाला इफेक्ट देता है. तो डुअली सोचा गया, पैरेलली सोचा गया कि जब कोई मास मूव कर रहा है वो भी एक वेव को बियर कर रहा है, तो उस वेव का एक वेवलेंथ है, ठीक है. एनालॉगसली इसको कहते हैं मास एनर्जी डुअलिटी. मास कैन बी रिप्लेस्ड बाय एनर्जी, एनर्जी कैन बी रिप्लेस्ड बाय मास. पहले हमारे जमाने में था, हम लोग भी पढ़े थे कि टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड. नहीं, इट इज नॉट सो. एनर्जी कैन कन्वर्ट इनटू मास, मास कैन कन्वर्ट इनटू एनर्जी, है कि नहीं. आप किसी चीज को जला देते हो तो क्या हो गया, उसका मास कम हो जाता है और वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है. सो मास एनर्जी कन्वर्सन इज ऑल्सो देयर, है कि नहीं. और वो तो न्यूक्लियस चैप्टर पढ़ेंगे आप लोग, देखोगे. जैसे कोई बैग है, इसमें 2 किलो आलू डाले, 3 किलो टमाटर डाले, तो बैग का वजन कितना होना चाहिए? 5 किलो होना चाहिए, लेकिन लगेगा 4.5 किलो. 3 किलो इसको डाले, 2 किलो इसको डाले, आधा किलो गायब वजन. फिर निकाल के देखो, ये 3 किलो टमाटर है, 2 किलो आलू है, अंदर डालो 4.5 किलो. न्यूक्लियस का वही हाल है. जितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है, टोटल प्रोटॉन मास प्लस टोटल न्यूट्रॉन मास जो है, न्यूक्लियस का मास उससे कम है, काफी कम है, जिसको कहते हैं मास डिफेक्ट. और उसके करेस्पॉन्डिंगली वो मास कहाँ गया, इट हैज कन्वर्टेड इनटू बाइंडिंग एनर्जी करके उसको एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं. मास एनर्जी कन्वर्सन अगेन वहां पर हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियस में, ठीक है. तो कहने का मतलब है कि एनर्जी और मास डुअलिटी एक थ्योरी सामने आया. ये बहुत पुराना नहीं है, रिसेंट थ्योरी. और ये हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं तो E=mc² को यूज करें, मतलब ये आइंस्टाइनियन थ्योरी के बाद ही है. 1935 में गए तो उसके आसपास ही सब कुछ, उसके बाद ही ये सब चीजें डेवलप हो गया. आइंस्टाइन एक नया विंडो खोल दिया दुनिया के कि ये जो चीज तुम लोग पढ़ रहे हो सारे गलत है. उनका लास्ट स्टेटमेंट था, तुम जिसको 1 मीटर बोल रहे हो गलत है, जिसको स्पीयर बोल रहे हो स्पीयर नहीं है, जिसको 2 घंटा बोल रहे हो 2 घंटा नहीं है. तुमको लग रहा है, तुमको लगने से क्या होता है? तुमको तो ये भी लगता है कि तुम जब संबलपुर की तरफ जाते हो सारे पेड़ तो राउरकेला की तरफ भागते हैं, लेकिन जाते हैं क्या? नहीं. तो तुमको लगने से कुछ होता नहीं है, जो तुमको लग रहा है उसको मारो गोली. चीजें असलियत में कुछ अलग है, बिकॉज यू आर इन ए मूविंग फ्रेम. समझ में आ रहा? एब्सोल्यूट मोशन कोई स्टोरी नहीं. क्या तुम लोग जो भी देख रहे हो सारे गलत है, तो तुम्हारे लिए चलता है नहीं. अच्छा, तुम्हारे लिए चलता है क्योंकि तुम उसी माहौल में रहते हो, गलतियों को सही मान के चलते हो, और उस जमाने में वहां पर काम बन जाता है. तुमको मालूम नहीं चलता है कि तुम्हारे बगल में जो आदमी बैठा है वो ट्रेन के स्पीड में जा रहा है. तुमको अगर लगेगा कि वो ऐसे भाग के आगे जा रहा है, उसको मारना होता तो यहाँ पर थोड़ी मारोगे, इधर मारोगे. लेकिन तुमको लग रहा है कि नहीं जा रहा है और उसको मारते हो तो इधर ही मारते हो. और लगता भी है उसको, क्योंकि तुमको जो लगता है उसको भी वही लगता है, बाद में दोनों को बराबर लगता है कि नहीं. तो इसलिए हम लोग इतना विश्वास हो जाता है कि हम निजो आखिरे देखी निजो आखिरे देख ले पड़ा. किसकी दूसरे के आंख से कोई देखता है क्या? अपने आंख से देखो भी तो गलत ही होता है. तो ये आइंस्टाइनियन लेटेस्ट थ्योरी था. जो आप कर रहे हो, जो देख रहे हो, व्हाट यू सी, व्हाट यू फील एंड व्हाट यू थिंक इज नॉट एनफ. सी अबव, सी बियॉन्ड थ्रू योर इंटेलेक्ट. ऐसा समझ में आया? तो मैटर वेव और डी ब्रॉगली थ्योरी क्या होता है? व्हेन a mass is in motion, it is also
associated with an energy wave, उसके साथ जो एनर्जी है वो वेव फॉर्म में जा रहा है, इसे मानते हैं। समझ में आ रहा है? विथ एनर्जी वेव, this wave is called matter wave. The wavelength of such wave is called de Broglie wavelength. Given by lambda is equal to h by p। कहाँ से आया फॉर्मूला? जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में मोमेंटम क्या था? E is equal to h by lambda, तो लैम्बडा इसको h by p बोला। उसमें जैसे और इसमें ही होगा क्योंकि मास एनर्जी डुअलिटी एक्सेप्ट हो चुका था। तो द वेवलेंथ ऑफ द वेव एसोसिएटेड विद द मैटर इन मोशन इज h by p, जिसमें p क्या है? प्रेशर? नहीं, मोमेंटम ऑफ बॉडी। ठीक है, ये हो गया डी ब्रॉगली वेवलेंथ। रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं तो थोड़ा इसको लिख लेते हैं। पॉइंट नंबर 3, इफ एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सीलरेटेड over a potential difference V volt, the gain in kinetic energy कितना हो जाएगा? ठीक है, कोई इलेक्ट्रॉन को V वोल्ट पे एक्सीलरेट करवा दिया गया। That means the work done in moving a charge over a potential difference V क्या होता है? Q into V, है कि नहीं? तो आपको होगी it is E into V, this is the kinetic energy, है कि नहीं? अच्छा, what is the momentum? You know the kinetic energy can be written as half mv square। V लिखेंगे गड़बड़ हो जाएगा, मैं U लिखता हूँ, half mu square is equal to EV। और मैं ऐसा क्यों लिखूं? मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, the kinetic energy is P square by 2m। काइनेटिक एनर्जी इज E into V, और P क्या हो गया? P हो गया 2meV का रूट ओवर। और कोई पूछेगा बताओ उसके साथ क्या डी ब्रॉगली वेवलेंथ होगा? तो h by p, तो इट इज कमिंग आउट टू बी h by 2meV, जिसमें आपको मालूम होना चाहिए कि m क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 into 10 power minus 31 kg। E क्या है? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6 into 10 power minus 19। V क्या है? द ऑपरेटिंग वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस। V को थोड़ा कैपिटल V लिखते ऐसा करके ताकि कंफ्यूजन ना हो। क्या चीजें मिला आपको? तो वेवलेंथ इज कमिंग आउट टू बी h by root over of twice of meV। इसमें देखो तो h कांस्टेंट है, E कांस्टेंट है, M कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है। इसका मतलब ये हुआ लैम्बडा इज प्रोपोर्शनल टू 1 by root over of V। इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। When the electron is accelerated over 10 kilovolt, when the electron is accelerated over V volt, the de Broglie wavelength was lambda। If it is accelerated over 2V volt, क्या हो जाएगा? ये 2V हो जाएगा, √2 हो जाएगा, तो लैम्बडा बाई √2 वेवलेंथ विल बी लैम्बडा बाई √2। ये प्रोपोर्शनलिटी साइन को लेके करना है। एंड फॉर योर इंटरेस्ट मैं आपको और भी बताऊं कि यहाँ पर आप याद रख सकते हो कि जो लैम्बडा है वो क्या है? ये सारा चीज कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट का वैल्यू होता है 12.27 बाई √V आर्मस्ट्रांग। ये याद रखना, मतलब आपको लंबा चौड़ा कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं है। पर V का वोल्ट दिया गया है, वोल्टेज दिया गया है, V इज इन वोल्ट,
V क्या है? V इज इन वोल्ट। थोड़ा मैं जगह बना के लिखूं इसको। इम्प्लाइज, चल भैया तू इधर, यस, ये भैया तुम इधर, यस। तो लैम्ब्डा का फॉर्मूला आपके सामने, ये आ गया इधर। हाँ, तो अब इसको भगा सकते हैं। फिर V इज इन वोल्ट, याद रखना वोल्ट में है। ये फॉर्मूला को आप यूज कर सकते हो डायरेक्टली इन योर स्कूल एग्जाम ऑल्सो। मतलब एच एम ई सबका वैल्यू डालोगे, सिंप्लीफाई करोगे तो 12.27 आएगा। समझ में आया? दो फॉर्मूला ऐसे दिए, एक तो दिया एनर्जी का, फोटोन का एनर्जी क्या है 12,400 बाई लैम्ब्डा इन आर्मस्ट्रांग, दैट विल गिव द आंसर इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पर हुआ 12.27 पे रूट ओवर बी आर्मस्ट्रांग, फिर भी इन वोल्ट। समझ में आया? तो डी ब्रॉगली इतने सारे चीज करने के बाद उनका कॉन्फिडेंस बढ़ गया। लोग बोले अरे वाह बढ़िया बता रहे, बढ़िया बता रहे। तो क्या हुआ, कूद पड़े बाकी सारी चीजों को जस्टिफाई करने के लिए। ही स्टार्टेड and developed his own theory for stable orbit. De Broglie's theory of stable orbit. क्या कहता है? An orbit can be considered as a stable orbit for an electron if the length of the orbit or length of orbit मतलब पेरिफेरल लेंथ, समझ में आ रहा ना, और सर्कमफेरेंस ऑफ द ऑर्बिट, लेंथ ऑफ द ऑर्बिट ऐसे कहो, लेंथ ऑफ ऑर्बिट और लेंथ ऑफ ऑर्बिटल पाथ लिख देते हैं। लेंथ ऑफ ऑर्बिटल पाथ इज ए होल नंबर मल्टीपल ऑफ de Broglie wavelength associated with electron समझ में आ रहा है? बाद में आपको समझ में आएगा। नथिंग इज इन मोशन, आपको लग रहा होगा कि इलेक्ट्रॉन सुर 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 घूमने, नथिंग इज मूविंग, एवरीथिंग इज एट रेस्ट। समझ में आ रहा है? जैसे हम कहते हैं करंट जा रहा है वायर में, क्या इलेक्ट्रॉन से पिछा के इधर से उधर भाग रहे हैं क्या? तो फिर कहीं वायर कट गया तो दो चार इलेक्ट्रॉन निकल के गिर जाएंगे सामने, ऐसा नहीं। इट इज जस्ट ए वेव, एवरीथिंग इज ए वेव। मैं पेन को यहाँ पे मारा तो ये वाला लीड आगे गया, इसको ये मॉलिक्यूल के पास एनर्जी कैसे दिया? विदाउट नो फिजिकली मॉलिक्यूल डजंट मूव, बट देन द एनर्जी इज ट्रांसफर्ड। एवरीथिंग इज ए वेव इन दिस यूनिवर्स, नथिंग इज ए इंडिविजुअल मूविंग। समझ में आ रहा है? Nothing is analog, everything is digital, but hardly we discover digital. घड़ी भी तो टिक टिक करता है ना, डिजिटल रुक रुक के। टाइम इज ऑल्सो डिजिटल, एवरीथिंग डिजिटल, नथिंग इज एनालॉग। हाँ, आपको कितना स्मॉल क्लॉक स्पीड में लेके देख सकते हो वो बात अलग है। बात दूसरा हो गया। तो हम क्या बोल रहे थे? इन ऑर्बिट कैन बी कंसिडर्ड एज ए स्टेबल ऑर्बिट फॉर एन इलेक्ट्रॉन इफ द लेंथ ऑफ ऑर्बिटल पाथ इज ए होल नंबर मल्टीपल ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन। हुआ क्या? हुआ यूं कि यहाँ पर कोई एक ऑर्बिट है और कोई इलेक्ट्रॉन इसमें जा रहा है, और उस इलेक्ट्रॉन के लिए ये एक स्टेबल ऑर्बिट कहलाएगा अगर उस इलेक्ट्रॉन का जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है वो मान लो लैम्ब्डा है, और हम कहेंगे कि ये जो ऑर्बिटल लेंथ है ये एक होल नंबर मल्टीपल ऑफ S. So you clearly see that the length of the orbit is equal to one wavelength। ये फिगर में देखो तो one wavelength, two wavelength, 3, 4, 5, 6, 7। This orbital is 7 wavelength।
होल नंबर मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ, इसलिए तो इतना स्मूथली गया, नहीं तो फिर आगे जाता तो फिर तो रिपीट कर जाता, चढ़ जाता एक दूसरे के ऊपर। अभी वो रिपीट हो रहा है। ये जो लेंथ हुआ वेवलेंथ का, यहाँ से यहाँ तक एक वेवलेंथ है, ऐसा करके 7 तो वेवलेंथ इन दिस फिगर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द ऑर्बिट। समझ में? तो एक ऑर्बिट को स्टेबल ऑर्बिट कब कहेंगे? जो इलेक्ट्रॉन का जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है, वो वेवलेंथ का अगर ये होल नंबर मल्टीपल होगा तो, नहीं तो इलेक्ट्रॉन रहेगा नहीं, उधर निकल के भाग जाएगा। समझ में आया? तो अब कोई भी कुछ बोल देता है तो हम लोग विश्वास तो नहीं करते हैं। तो एग्जाम में ये चीज बार बार आता है, आपका पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जितना पढ़ा है, ये सारे में से 70% चांस है कि आपको डी ब्रॉगली पूछा जाएगा, 30% बाकी सब। तो बाकी सबको भूल जाओ, कोई डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आप लोग 4 स्टेक कर सो नहीं। तो 70% चांस है कि व्हाट इज डी ब्रॉगली थ्योरी, व्हाट इज द डेफिनेशन फॉर स्टेबल ऑर्बिट, और तीसरा हुआ क्या बताओ कि वेरीफाइड डी ब्रॉगली थ्योरी ऑन द बेसिस ऑफ बोर्स मॉडल ऑफ एटम, क्योंकि वो भी स्टेबल ऑर्बिट के बारे में बोले। अच्छा, तो वेरिफिकेशन ऑफ, बाकी सारा भूल जाओ भी तो चलेगा, लेकिन एंट्रांस के लिए भूल नहीं सकते जो लोग मेडिकल करें। वेरिफिकेशन ऑफ डी ब्रॉगली थ्योरी बाय बोर्स मॉडल ऑफ एटम by de Broglie theory, the length of orbit of radius r is equal to whole number multiple of lambda, मतलब 2 pi r is equal to n lambda. I am talking for a hydrogen like atom. अब बोर्स मॉडल भी तो हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए बोला है, क्योंकि वो सारा ऑर्बिट एलिप्टिकल होते हैं, लेकिन वो सर्कुलर लेके क्या है। अच्छा, 2 pi r is equal to n lambda, ये कौन बोले? ये बोले डी ब्रॉगली। ठीक है, अब ये जो लैम्डा है, वो लैम्डा क्या है? यू से इट इज 2 pi r is equal to लैम्डा वाज h by p, नहीं h by p, और p क्या है? इट इज मास इनटू स्पीड। सो लैम्डा इज h by p इज and p is m into v। क्या यहां से मिला mvr is equal to nh by 2 pi? यस यस। तो क्या हुआ? पता चला कि डी ब्रॉगली जो बोल रहे हैं वो बोर्स मॉडल से भी वही आ रहा है, which is established by Bohr's model, hence verified। बोर्स मॉडल जो बोलता है डी ब्रॉगली भी वही बोलते हैं, कोई झगड़ने वाली बात नहीं है। ये बोलते हैं होल नंबर मल्टीपल ऑफ लैम्डा, और वो बोलते हैं कि द एंगुलर मोमेंटम मस्ट बी ए होल नंबर मल्टीपल ऑफ h by 2 pi, और चीजें एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। क्या बात समझ में आया? which is supported by Bohr's model। क्या इतना चीज नहीं लिख पाओगे? what are matter waves, what is de Broglie wavelength, state de Broglie's theory for stable orbits, verified with Bohr's law। बोर्स लॉ से वेरीफाई करो। क्या इतना सारा चीज नहीं कर सकते? यस यू कैन डू। क्या बात समझ में आया? ठीक।
ये हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में कितने सारे चीज देखे। दूसरा चीज आता है कि टू डिफरेंशिएट बिटवीन पार्टिकल इन मोशन एंड ए फोटोन इन मोशन, वो ऐसे देते हैं, राइट द फॉर्मूला टू फाइंड momentum of a photon of 100 बहुत ज्यादा हो जाता है, of 5 electron volt between an electron accelerated over 5 volt। किसका एनर्जी ज्यादा है? इलेक्ट्रॉन को अगर 5 वोल्ट में एक्सीलरेट करेंगे तो एनर्जी कितना होगा? 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेटेड ओवर 1 वोल्ट गिव्स द एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 5 वोल्ट में 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका जितना एनर्जी है उसका तो उतना ही एनर्जी है। काफी पहले ये आया था व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर वेवलेंथ्स, ठीक है? नहीं एनर्जी बराबर हो गया तो वेवलेंथ थोड़ी बराबर होगा। रेशियो ऑफ देयर मोमेंटम, क्योंकि मोमेंटम बराबर होगा तभी वेवलेंथ बराबर होगा। तो रेशियो ऑफ देयर मोमेंटम, रेशियो ऑफ मोमेंटम और रेशियो ऑफ वेवलेंथ बराबर होगा, है कि नहीं? अच्छा, क्योंकि वेवलेंथ और मोमेंटम तो रिलेटेड है, इनवर्स हो जाएगा, लैम्बडा इक्वल h by p। रेशियो ऑफ मोमेंटम हो गया 1:2, रेशियो ऑफ वेवलेंथ हो जाएगा 2:1। खैर मैं ये पूछ रहा हूं कि कैसे निकालेंगे, राइट द फॉर्मूला, आई एम राइटिंग द बोर्ड क्वेश्चन। कैसे निकालेंगे? फॉर फोटोन मोमेंटम क्या होता है? hf by c। जो एनर्जी दिया गया है वो hf है, यू कैन फाइंड आउट। नाउ यू हैव टू टेक hf इन जूल्स, तो इट इज कमिंग आउट टू बी 5 into 1.6 into 10 power minus 19 joules by 3 into 10 power 8, क्या आ जाएगा? kg मीटर पर सेकेंड। क्या है? मोमेंटम ऑफ फोटोन। नहीं, फॉर इलेक्ट्रॉन you know kinetic energy is given 5 electron volt, and that is 5 into 1.6 into 10 power minus 19 joules. That is p square by 2m. That is p square by 2m is equal to 5 into 1.6 into 10 power minus 19 joules. लेकिन आपको मोमेंटम पूछा है तो आप कहोगे it is 2m m is मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, नहीं m is मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और उसका वैल्यू भी आपको मालूम है। 2 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ 9.1 इंटू 10 पावर माइनस 31 kg इंटू 5 इंटू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 बाय क्या रूट ओवर, यस होल का गंदा हो गया रूट ओवर, यस ये होगी रूट ओवर। क्या बातें समझ में आया? तो दोनों का मोमेंटम निकालने का तरीका अलग अलग है, ये बताना मैं चाहता हूं। इसके ऐसे पैसे कर दो, फोटो ने तो इलेक्ट्रॉन तो ऐसे निकालो। सर ये F कहां से आया? ये कहां से आया? ऐसे वे बताया नहीं थे अभी फोटोन का एनर्जी कैसे निकालते हैं? mc स्क्वायर इज इक्वल टू hf। mc हो गया मोमेंटम, तो क्या हो गया hf by c। फ्रीक्वेंसी में 1.6 है। फ्रीक्वेंसी में क्यों लिखा? ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया था 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो उसको जूल में कन्वर्ट किया, है ना? hf का वैल्यू दिया है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो लिखा 5 into 1.6 into 10 power minus 19। ठीक है, ये पूछा जाता है। क्या आप लोगों को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ठीक से समझ में आया? एक चीज में यहाँ पे स्किप कर दिया, जो आपको देखना है वो ये है कि हर एक वेवलेंथ जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसका रेंज और उसका यूज, ये किस काम में लगता है, वो किस काम में लगता है, वो आता है। या तो वो आएगा या फिर ये डी ब्रोगली थ्योरी आएगा।
बीच में जितना बताया कुछ नहीं आएगा। एंट्रेंस के लिए सारा चीज़ देखना है, समझ में। इंटेंसिटी क्या होता है, एनर्जी डेंसिटी क्या होता है, कुछ नहीं आया, कभी नहीं आया। बहुत ही रेयरली किसी का माथा फिर गया हो तो पूछेगा, नहीं तो आजकल वो सब चीज़ें पूछते नहीं। एंट्रेंस वगैरह में पूछ लेंगे, लेकिन मेरा काम था पूरा चीज़ बताना, तो पूरा चीज़ में बताया, ठीक है। तो हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में कितने सारा चीज समझ में आया। एक क्वेश्चन करें। ए रेडियो ट्रांसमीटर operates at 500 watt and sends signal of 10 to the power minus 10 power plus 10 sorry 10 power 10 hertz. Find number of photons emitted per second. बताओ कितना फोटोन छोड़ रहा है वो, ट्रांसमीटर है, समझ में आ रहा है। कितना वाटेज का, 500 वाट का, मतलब ये छोड़ रहा है कितना एनर्जी, 500 जूल पर सेकेंड। एक फोटोन का एनर्जी निकाल दो, कितने तो फोटोन मिलने से 500 जूल होता है, समझ में आया क्या। तो हम कहेंगे एनर्जी ऑफ वन फोटोन इज इक्वल टू H into F, 6.6 into 10 power minus 34 into 10 to the power 10 is equal to कितना हुआ, 6.6 into 10 power minus 24। क्या है यूनिट, जूल्स। एक फोटोन का इतना एनर्जी है। सपोज n फोटोन छोड़ रहा है, इफ n फोटोन्स emitted per second, तो NHF क्या हो जाएगा, वाटेज, एनर्जी इमिटेड पर सेकेंड। और यहां से N का वैल्यू पता चल गया, W बाई HF। W कितना है, 500 वाट है। HF तो निकाल दिया, 6.6 इंटू 10 पावर माइनस 24। तो इसमें से n का वैल्यू मिल जाएगा, हाउ मेनी फोटोन्स आर एमिटेड पर सेकेंड। क्या बात समझ में आ रहा है, नंबर ऑफ फोटोन्स एमिटेड पर सेकेंड कैन बी फाउंड फ्रॉम दिस। और ये छोटा मोटा कैलकुलेशन आप तो कर ही लोगे। समझ में आया। फाइंड एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू 6.2 into 10 power 9 Armstrong। एनर्जी ऑफ फोटोन जिसका वेवलेंथ है 6.2 into 10 power 9 Armstrong। हाँ 10 power 9 Armstrong मीटर लिखना चाहिए, 1 मीटर हो गया, काफी बचा, ज्यादा हो गया, इतना ज्यादा नहीं। 6 पर, अच्छा इसको लिखो 620 आर्मस्ट्रॉन्ग। खत्म कहानी, इतना तो हो सकता है। तो ऐसा एक फोटोन का एनर्जी क्या है, एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, Hc बाई लैम्डा। देयर वाज अदरवाइज फॉर्मूला आल्सो 12400 बाई लैम्डा इन आर्मस्ट्रॉन्ग। This much electron volt
12400 बाय 620 कितना हुआ रे भैया? क्या ये 12 है? हाँ डबल है, इट इज 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ में आ रहा है? 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर जूल में पूछेगा तो मल्टीप्लाई कर देंगे 1.6 × 10⁻19। समझ में आ रहा ना? सीधे सीधे ऐसे कर सकते हैं। When an electron is accelerated between 100 volt to 300 volt, the de Broglie wavelength de Broglie wavelength is lambda 0. Find what will be wavelength if it is accelerated between 200 volt to 500 volt। समझ में? आपको मालूम है कि जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है इट इज प्रोपोर्शनल टू 1/√v, और v क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है कि नहीं? तो आप कहोगे लैम्बडा 2/λ1 इज इक्वल टू v1/v2 का रूट, और v1 कितना है? v1 इज द पोटेंशियल डिफरेंस। 300 - 100 कितना है? 200। और v2 कितना है? 500 - 200 is 300. So it is not coming out to be 2/3. So lambda 2 is √of 2/3 into lambda 0. समझ में आया क्या? समझ में आ रहा है? When certain light is incident on a totally observing area, force is F. If same light is incident on same area with totally reflecting in nature, what will be force on it? क्या बता सकते हो? टोटली ऑब्जर्विंग सरफेस पे गिरा, फोर्स हुआ F। टोटली रिफ्लेक्टिंग होता सेम एरिया तो कितना फोर्स होता? क्योंकि जाएगा और वापस आएगा, मोमेंटम का चेंज डबल हो जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 2F। क्या क्वेश्चन समझ में आ रहा है? ठीक है। नेक्स्ट, लाइट ऑफ इंटेंसिटी W watt
was incident on a surface if 30% light is reflected back. What will be force on surface? Light of W watt was नॉर्मल इंसिडेंट लिखो तो और अच्छा रहेगा, थोड़ा सुंदर लगेगा। फिजिक्स वाले हैं हम लोग, थोड़ा ढंग से लिखेंगे। वाज नॉर्मली इंसिडेंट मतलब देन इंसिडेंट परपेंडिकुलर टू द सरफेस वाज नॉर्मली इंसिडेंट ऑन ए सरफेस इफ 30% लाइट इज रिफ्लेक्टेड बैक व्हाट विल बी फोर्स ऑन सरफेस। समझ में आया? आपको मालूम है कि W लाइट अगर किसी सरफेस पे गिरेगा तो जो फोर्स होगा वो W/C किसके लिए? फॉर ऑब्जर्विंग सरफेस, नहीं ऑब्जर्विंग सरफेस। और रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए क्या था? यस, फॉर टोटली रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए 2W/C। अच्छा, यहाँ पर 30% लाइट रिफ्लेक्ट कर गया, ऑब्जर्व कितना कर गया? 70%। तो 0.7W इज ऑब्जर्व्ड, उसके लिए कुछ फोर्स आएगा, कितना आएगा? 0.7W/C। रिफ्लेक्ट कर गया 30%, कितना? 0.3W, उसके लिए क्या होगा? 2 × 0.3W/C। सो आप कहोगे फोर्स क्या हो जाएगा? फोर्स so here force will be 0.7W/C for the observed light and for the reflected light 2 × 0.3W/C। क्या बात समझ में आया? यस सर। तुमको तो मजा भी आने लगा, अंदर अंदर तो झूमने भी लगा है, कहीं बाराती जा रहा है तो इसका इसको कहते हैं कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। नहीं सर, वैसा कुछ हाँ, तू वो W बोलेगा तो वो चिल्ला दे कि बार। अच्छा ठीक है, अभी समझ में आया? होता है कुछ लोगों को फ्री में म्यूजिक मिल रहा है, उसमें क्या है? आयुष क्या बात समझ में आया? ये 30% लाइट रिफ्लेक्ट किया तो उसके लिए जो फोर्स आएगा ट्वाइस ऑफ 0.3W/C। जो ऑब्जर्व हो गया 70% है ना, तो इसके लिए तो टोटल फोर्स कितना आएगा? दिस प्लस दैट, सिंपलीफाई करो तो कितना है? ये 0.6 और ये इट इज कमिंग 1.3 W/C। समझ में आया? ये बात ठीक है। ठीक है, हमारे घर के सामने से एक बाराती निकलना शुरू किया है, बहुत जोर से वो बड़बड़ कर रहे हैं। होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर मिलेंगे अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद।